हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं अपने लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण अच्छी स्थिति के बारे में समझाया था। आज की इस वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति के बारे में जानेंगे कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण निरक्षीय स्थिति की क्या घटना होती है, यानी इसका व्यंजक स्थापित करेंगे निरक्षीय स्थिति के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं निरक्षीय स्थिति के बारे में बहुत डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप फिगर को ध्यान से समझिए, जो मैं आपको फिगर बना के समझाऊंगा। उसके बाद जो भी मैं डेरिवेशन करूंगा, जैसे भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उस पर आप फोकस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। निरक्षीय स्थिति, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण हम निरक्षीय स्थिति की गणना कर रहे हैं इस वीडियो में। निरक्षीय स्थिति, इसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और या इसको हम ऐसे गॉसेस बी थ्योरम भी कहते हैं। गॉसेस बी थ्योरम भी इसको कहा जाता है। बी थ्योरम या पोजीशन, इसको हम बोलते हैं, या इक्वाटोरियल पोजीशन भी इसको कहते हैं। यानी गॉसेस बी थ्योरम इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गॉसेस ए थ्योरम को बताया था, यानी अच्छी स्थिति के बारे में समझाया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो निरक्षीय स्थिति है उसको बहुत ही ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर हम निरक्षीय स्थिति को देखिए, आपको समझा रहे हैं डिटेल में, आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए यहाँ पर फिगर को आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास एक दंड चुंबक है। इस प्रकार से मैंने एक दंड चुंबक लिया हुआ है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ है, और ये हमारे पास क्या है, साउथ है। इस दंड चुंबक के दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस चुंबक का जो उदासीन बिंदु है, इस चुंबक का जो न्यूट्रल पॉइंट है, ये हमारा उदासीन बिंदु है, ओ। उदासीन बिंदु क्या है, वो है उदासीन बिंदु, मतलब ऐसा बिंदु जहां पर चुंबकीय शक्ति शून्य होती है। मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो में। अब यहां से क्या करेंगे, एक हम रेखा खींचेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, उदासीन अक्ष। मतलब उदासीन बिंदु से एक हम रेखा खींचेंगे, इसको हम बोलेंगे उदासीन अक्ष। अब यहाँ पर क्या होगा, एक बिंदु होगा P, यहाँ पर एक बिंदु होगा P, जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव उपस्थित होगा। यानी एकांक उत्तरी ध्रुव मीन्स परीक्षण ध्रुव, इसको मैंने आपको पीछे बता रखा है कि परीक्षण ध्रुव होता है। यानी इस बिंदु पर हम किसी की परीक्षण करते हैं, यानी जांच करते हैं। यानी यहाँ पर हम निरक्षीय स्थिति की जांच कर रहे हैं, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव, और ये भी क्या है, उत्तरी है, ये भी उत्तरी ध्रुव है। तो ये उत्तरी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस प्रकार से इसको प्रतिकर्षित करेंगे, इस प्रकार से। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको पी को थोड़ा नीचे बना देते हैं, ये हमारा पी हो जाएगा। एकांक उत्तरी ध्रुव इस पर है। अब ये उत्तरी और ये क्या है, दक्षिणी है। तो ये क्या करेगा, विपरीत हो गए, उत्तरी और दक्षिणी। तो इसको क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, इसलिए नीचे की ओर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दिशा को, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इसकी दिशा बाहर रहेगी। और यहाँ पर जाएगा बी, और कौन प्रतिकर्षित कर रहा है, एन। तो सफिक्स में आप एन लिखें, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर लगाएं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि उत्तरी और ये दक्षिणी है, तो इसकी दिशा नीचे की ओर होगी, क्योंकि आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पे जाएगा बी, और कौन आकर्षित कर रहा है, एस, और ये एक सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर लगाएंगे। अब यहाँ पे चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई होती है, उसको हम 2L कहते हैं। ये हमारा 2L हो जाएगा, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। अब इसका अगर आधा करें तो ये हमारे पास L होगा, ये भी क्या होगा, L। मतलब इसको 2L को हम हाफ हाफ करें तो L हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो O है, O से P बीच की जो दूरी है, उसको आप D भी मान सकते हो, या R भी आप कह सकते हो। ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, D है, या R भी आप मान सकते हैं। मतलब आप ध्यान दीजिएगा, R या D कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से D हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपका कोण क्या है, थीटा है, और ये भी कोण क्या होगा, थीटा।
मतलब दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी बराबर होंगे, इसके सामने का यानी भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। अब यहाँ पर आप जानते होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के दो अंतः कोणों का जो योग होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी दो अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। तो दो अंतः कोण कौन कौन से हैं? थीटा थीटा, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा, जो कि क्या होगा? बाह्य कोण के बराबर होगा 2 थीटा, ये हमारे पास 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की बात करें तो यहाँ पे B क्या है? इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि एक सदिश राशि है। इस प्रकार से सबसे पहले आप फिगर को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर यदि हम इस त्रिभुज की बात करें PON या हम POS किसी की बात कर लें तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और आपने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाओं के मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस थ्योरम से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है? ये आपका क्या है? लंब है, ये क्या है? आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, और लंब क्या हो जाएगा? ये आपका डी स्क्वायर और प्लस आधार क्या हमारा? एल स्क्वायर। ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से यहाँ पे वैल्यू को हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम चित्र बनाएंगे। अब इसके नीचे आपको क्या करना है? गणना। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने ये जो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकाला है ये पाइथागोरस प्रमेय से है। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे निकाल कर सिखा दिया है, बाकी आप निकालना आता ही होगा। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? चलिए ध्यान दीजिएगा, गणना करेंगे। गणना आप अपने शब्दों में कीजिएगा। ठीक, गणना आप अपने शब्दों में वर्क करें कि एक दंड चुंबक जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, उदासीन बिंदु O है, O से D दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इस पर एकांक उत्तेजक उपस्थित है। इस प्रकार से आप गणना करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले हम एक एक करके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, यानी एक बार हम N के लिए निकालेंगे, दूसरी बार हम S के लिए निकालेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा BN, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होता है? फॉर्मूला μ0/4 पाई इंटू m अपान डी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होगा, अपान क्या होता है? डी स्क्वायर। डी मीन्स डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं? n की ले रहे हैं, तो ये n है और ये क्या है? p, तो ये np, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? np स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक बात को समझना, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक बार लिख के आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ। b इक्वल टू होता है μ0/4 पाई इंटू m अपॉन डी स्क्वायर होता है। यहाँ पे स्क्वायर लगाना आप मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में समझा रखा है, वहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये हम यहाँ पे फॉर्मूला इसीलिए बता दिए हैं, इसको आप रेज कर दे रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे दिशा बताना बहुत जरूरी है। तो इसकी दिशा देखिए n से p की ओर है, यानी बाहर है, तो इसकी दिशा हो जाएगी NP, ये आपकी दिशा हो जाएगी। और इसी को मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं ध्यान देना, बहुत ही आसान मेथड है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? s के कारण निकालेंगे, तो हो जाएगा BS इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू m अपान, अब देखिए यहाँ से PS हो जाएगा, तो हो जाएगा PS स्क्वायर। अब इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा क्या होगी? देखिए ये नीचे की ओर है, तो हो जाएगा PS ये, और दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे आपको वर्क करना है। तो इस प्रकार से मैंने इसको दिशा, आप ध्यान देना, दिशा को जरूर आप बताइएगा क्योंकि एक सदिश राशि है। ठीक, दिशा बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे क्या करना है? देखिए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी ये हमारा PN, यहाँ पे ध्यान देना, चूंकि हम जानते हैं जो हमारा PN होगा, PN वह PS के बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अब जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इनकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी आपस में बराबर होगी। इस प्रकार से जो BN का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा वह BS के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिशाएं विपरीत हो गई, एक उधर गई एक नीचे आ गई। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे वेक्टर नहीं लगेगा।
अब इस प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बराबर दिखा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक क्लास 11th की फिजिक्स का यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं कि वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से मैंने समांतर चतुर्भुज लिया हुआ है। अब यदि हमारा ए वेक्टर हो और ये हमारा क्या हो, बी वेक्टर हो, और ये इसका परिणामी हो आर, तो यहाँ पे आपने देखा होगा यदि ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर हो तो यहाँ पे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आर इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। ये फार्मूला आपने 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे और आप देखेंगे कितनी आसानी से यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे चूंकि हमने पढ़ रखा है, अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था, आर इक्वल टू होता है 2a cos थीटा बाई 2। ये फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, बी, यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो जाएगा बी इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, ए क्या है, भुजा है, यहाँ पे ए क्या है, भुजा है इस समद्विबाहु त्रिभुज की, तो भुजा दोनों आपस में बराबर है, किसी आप एक को ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम ए को मान लो Pn ले लिया, तो Pn के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, Bn है, तो हो जाएगा Bn cos, ये cos, अब थीटा यहाँ पे परिणामी थीटा लेंगे यानी 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, b इक्वल टू 2, अब Bn का मान यहाँ से उठा के रखेंगे, यहाँ से तो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू m अपान np स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जाएगा cos थीटा। ठीक, इस प्रकार से हम cos थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 2m। अब np, तो यहाँ से n और p के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे मैंने रख दिया np का मान ये रखा और पूरे का स्क्वायर इंटू कॉस, अब ध्यान दीजिएगा थीटा, और कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ रखा है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से कॉस क्या होता है, देखिए यहाँ पे लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से आपने पढ़ा है साइन कॉस, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना ये हमारा कॉस हो जाएगा। अब थीटा, अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे देखिए थीटा, कोण की सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब, कोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, लंब, और ये क्या है, तिर्यक कर्ण है, तो ये आधार हो जाएगा, आधार के स्थान पर हो जाएगा l, तो यहाँ पे हम लिख देंगे l अपान कर्ण, कर्ण क्या है ये, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करें, ध्यान दीजिएगा, तो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m, अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाएंगे, तो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2, मतलब अंडर रूट का मतलब होता है कि उसकी घात कितनी है, 1/2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे घात हम लगा दे रहे हैं, इसकी घात हो जाएगी 1/2। अब यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2ml, देखिए 2ml, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं, तो जाएगा कैपिटल M, ये पीछे आपको पढ़ाया गया है ना कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है m बराबर हो गया होता है 2ml होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोनों के आधार क्या है, समान है, तो एक आधार ले लेंगे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आधार समान होती है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, तो इसके ऊपर यदि एक घात माने तो 1 प्लस 1/2 को जोड़िए, 2 1 कम 2, 2 1 3/2, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाता है ये। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, कंडीशन में बात करें तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन में क्या होता है कि जो L होता है उसको बहुत ही छोटा मानते हैं D की तुलना में, तो L को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई m, यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर,
अब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो ये हमारा छूट जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए इसको आप भूल जाइए, ये आपको हट जाएगा, तो ये वाला 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो आपका ये हमारा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि बहुत कंपटीशन लेवल में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि आपने देखा होगा जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छी स्थिति के बारे में समझाया था, बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला था, बस यहाँ पर क्या था 2 था, मतलब 2m था। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो अच्छी स्थिति होता है, अच्छी स्थिति वह निरक्षीय का कितने गुना होता है, वह निरक्षीय का कितना गुना होता है। तो आपने देखा होगा यहाँ यदि हम 2 लिख दें तो ये सूत्र अच्छी के सूत्र के लिए बराबर हो जाएगा, तो अच्छी जो होता है वो निरक्षीय का 2 गुना होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये अच्छी निरक्षीय का 2 गुना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, या इन फ्यूचर आपको कभी कंपटीशन लेवल में पूछा सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में एकदम डिटेल से समझाया, आपने देखा होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बस आप एक पॉइंट को अच्छे से तैयार करें, ये सभी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फार्मूले को सबसे पहले आप फार्मूले को ध्यान दें, और जो भी फार्मूले इसमें यूज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक फार्मूला बताया, इस फार्मूले को ध्यान दें। दूसरी बात फिगर को ध्यान दें, फिगर में क्या क्या किया गया है, इन बातों को ध्यान दें। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यूज हुआ है, जो मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कॉन्सेप्ट में समझाया था, वहाँ से लिया गया है। तो सभी चीज़ें एकदम सीरियल वाइज अगर आप देख रहे हैं तो सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बाकी ये निरक्षीय स्थिति मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराया, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को हम कवर कराएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।